बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में सेठ करमचंद नामक एक प्रतिष्ठित व्यापारी रहा करते थे। उनकी ख्याति पूरे इलाके में फैली हुई थी। नगर के बीचों बीच स्थित उनकी भव्य दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। यह कोई साधारण दुकान नहीं थी। यहाँ नमक, चावल, गुड़, दालें और रोजमर्रा की जरूरत की हर वस्तु मिलती थी। सेठ करमचंद के पास न केवल बेहतरीन सामान था, बल्कि उनकी ईमानदारी और सद्भावना की मिसाल दी जाती थी। उनकी साफ सुथरी आदतें और नापतोल में सटीकता की वजह से दुकान से सामान खरीदने के लिए लोग दूर दराज के गांवों से भी आते थे। उनकी नेकनियती के कारण ग्राहकों का उन पर गहरा विश्वास था। इस बड़े व्यापार को संभालने में सेठ जी के साथ दो लड़के भी काम किया करते थे, चंदन और दीपक। दोनों लड़के मेहनती, चुस्त और ईमानदार थे। चंदन की गंभीरता और दीपक की चपलता ने दुकान को जीवंत बना दिया था। दीपक का स्वभाव चंचल और हंसमुख था। उसकी हंसी से दुकान में रौनक रहती थी। दूसरी ओर चंदन गंभीर और जिम्मेदार था, हमेशा सेठ जी के हर आदेश को पूरी निष्ठा के साथ निभाता। दोनों लड़के सेठ करमचंद के प्रति वफादार थे और उनका सम्मान भी करते थे। सेठ करमचंद ने अपनी बुद्धिमानी और सख्त अनुशासन से व्यापार को एक ऊंचाई तक पहुंचाया था। लेकिन उन्हें यह भी बखूबी पता था कि उनका व्यापार अकेले की मेहनत का नतीजा नहीं, बल्कि उनके कर्मचारियों की ईमानदारी और मेहनत का भी परिणाम था। इसीलिए वह चंदन और दीपक का हमेशा ख्याल रखते थे और उन्हें उचित वेतन और सम्मान देते थे। सेठ करमचंद की दुकान नगर के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन चुकी थी, जहां सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि लोगों का आपसी मेलजोल और भरोसे का रिश्ता भी पनपता था। चंदन और दीपक दोनों एक ही उम्र के थे, करीब 15-16 साल के किशोर। दोनों का जन्म गरीब परिवारों में हुआ था और दुर्भाग्यवश बचपन में ही उनके सिर से पिता का साया उठ गया था। उनकी माताएं दिन-रात संघर्ष करके किसी तरह घर चलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। सेठ करमचंद को इन दोनों लड़कों के परिवार की तंगहाली और उनकी कठिन परिस्थितियों के बारे में बखूबी पता था। वे अक्सर अपने मोहल्ले के लोगों की मदद करने के लिए जाने जाते थे और चंदन दीपक के हालात देखकर उनका दिल पिघल गया। इन दोनों मासूमों के लिए अगर कुछ कर सकता हूँ, तो क्यों न उन्हें अपने साथ जोड़ लूं? यह सोचकर उन्होंने चंदन और दीपक को अपनी दुकान पर काम देने का फैसला कर लिया। अब दोनों लड़के सेठ जी की दुकान पर मेहनत से काम करने लगे। वे सुबह से लेकर देर शाम तक दुकान की देखभाल करते, ग्राहकों को सामान देते और हर छोटे बड़े काम में सेठ का हाथ बंटाते। उनकी मेहनत और ईमानदारी ने न केवल दुकान को और भी व्यवस्थित कर दिया था, बल्कि सेठ जी का विश्वास भी जीत लिया था। जो भी मेहनताना उन्हें मिलता, वे उसे एक पल गंवाए बिना अपनी मांगों के हाथों में रख देते थे। उनकी आंखों में मां के चेहरे पर संतोष की चमक देखने की ललक थी। उनके छोटे छोटे कदम अब उनके परिवार का सहारा बन चुके थे। अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में उन्होंने अपनी सारी ताकत झोंक दी थी और इस तरह अपने परिवारों की गाड़ी को किसी तरह खींच रहे थे। सेठ करमचंद ने उनकी इस लगन को देखकर मन ही मन सोचा, इन लड़कों में मेहनत और ईमानदारी कूट-कूट कर भरी है। वह उनकी निष्ठा से बेहद प्रभावित थे और उन्हें अपनी दुकान का अभिन्न हिस्सा मानने लगे थे। सेठ जी को हमेशा यह संतोष रहता था कि उनकी दुकान का काम ऐसे हाथों में है जो न केवल मेहनती हैं, बल्कि सच्चे और भरोसेमंद भी हैं। धीरे धीरे चंदन और दीपक की मेहनत और सेठ जी की दया ने उनके परिवारों की जिंदगी में थोड़ी सी रोशनी ला दी थी। लेकिन इस सफर में उनके समर्पण और संघर्ष की कहानी केवल यहीं खत्म नहीं होने वाली थी। यह तो बस एक शुरुआत थी। कड़कती धूप और चिलचिलाती गर्मी के कारण बाजार एकदम सुनसान पड़ा था। दोपहर का वक्त था और लू के थपेड़ों ने चारों ओर जैसे सन्नाटा सा बिखेर दिया था।
ज्यादातर लोग अपने घरों में आराम कर रहे थे। दरवाजे बंद थे और गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। सेठ करमचंद अपनी दुकान पर मौजूद थे, लेकिन ग्राहकों की कोई चहल पहल न होने के कारण दुकान भी खाली थी। दुकान के एक कोने में चंदन और दीपक दोपहर का सादा खाना खाकर आराम कर रहे थे। उनकी थाली में बस कुछ रोटियां, थोड़ा सा अचार और प्याज था। बावजूद इसके उनके चेहरों पर संतोष की रेखाएं साफ झलक रही थी। सेठ जी आराम से अपने गद्दी पर बैठे थे और अपनी दुकान पर नजरें घुमा रहे थे। चंदन और दीपक दोनों के मन में एक ही ख्याल था कि सेठ जी को किसी भी काम में तकलीफ न हो। वे हमेशा सतर्क रहते थे कि उनकी मेहनत से सेठ जी को संतुष्टि मिले। चंदन स्वभाव से ज्यादा समझदार और जिम्मेदार था। उसे हर बात पर गहराई से सोचने की आदत थी। कोई भी काम करने से पहले वह उसे कई बार सोच समझकर ही करता था। उसकी इस बुद्धिमानी और सतर्कता ने सेठ जी का दिल जीत लिया था। सेठ जी को चंदन पर विशेष विश्वास था और वे अक्सर उसे कुछ कठिन और महत्वपूर्ण काम भी सौंप देते थे, यह जानते हुए कि चंदन उसे बिना किसी गलती के पूरा कर लेगा। वहीं दीपक भी मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी सरलता और थोड़ी चंचलता उसे चंदन से अलग करती थी। दोनों एक दूसरे के पूरक थे। चंदन की समझदारी और दीपक की ऊर्जा ने दुकान की रौनक बनाए रखी थी। सेठ करमचंद कभी-कभी उनकी मेहनत और ईमानदारी को देखकर सोचते, इन लड़कों की लगन और समर्पण वाकई दुर्लभ है। आज भी गर्मी से बेहाल दोपहर में जब सब आराम कर रहे थे, चंदन और दीपक की नजरें अपने सेठ की हर जरूरत का ध्यान रख रही थी। यही उनकी परवरिश और मेहनत का सबूत था, चुपचाप अपने काम में जुटे रहना, बिना किसी शिकायत के। लेकिन यह शांत दोपहर एक अप्रत्याशित मोड़ लेने वाली थी, जो उनके जीवन में कुछ नया रंग भरने जा रही थी। चंदन को दुकान के कामकाज में गहरी दिलचस्पी थी। वह न केवल मेहनत से काम करता, बल्कि सेठ जी को समय समय पर अपनी समझदारी भरी सलाह भी दिया करता था। सेठ करमचंद उसकी इस लगन और व्यापारिक बुद्धि से बेहद प्रभावित थे। चंदन की सलाह अक्सर इतनी सटीक होती कि सेठ जी के व्यापार को उससे फायदा ही होता। उस दिन की गर्मी सचमुच असहनीय थी। ऐसा लग रहा था जैसे सूरज आसमान से आग बरसा रहा हो। पूरा बाजार सूना पड़ा था, ग्राहक कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे थे। दुकान के बाहर के पेड़ भी धूप से मुरझाए हुए थे। इस सन्नाटे का फायदा उठाते हुए सेठ जी ने सोचा, इस दोपहर के वक्त जब कोई भी ग्राहक नहीं है, क्यों न घर का एक चक्कर लगा आऊं? शाम तक वापस लौट ही आऊंगा। सेठ ने अपने गल्ले की तरफ देखा, जहां कुछ कीमती अशर्फियां रखी हुई थी। उन्होंने उन्हें सावधानी से एक छोटी सी थैली में इकट्ठा किया और थैली को कसकर बांध लिया। वह उसे उठाने ही वाले थे कि तभी दुकान के दरवाजे पर एक भारी कदमों की आहट गूंज उठी। सेठ ने सिर उठाकर देखा तो दरवाजे पर एक रोबदार, प्रभावशाली व्यक्ति खड़ा था। उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि किसी का भी ध्यान खींच ले। उसकी लंबी कदकाठी, घनी मूंछें और आंखों में गहरी चमक थी, जो किसी रहस्य का संकेत दे रही थी। उस व्यक्ति के चेहरे पर गंभीरता थी और उसकी उपस्थिति ने दुकान के माहौल को अचानक गंभीर और रहस्यमय बना दिया। सेठ जी ने उसे अंदर आते देखा और अनायास ही वापस अपनी गद्दी पर बैठ गए। उन्होंने थैली को गल्ले के नीचे खिसकाया और ध्यान से उस व्यक्ति की ओर देखने लगे। इस तपती दोपहर में आखिर कौन आ गया? सेठ ने मन ही मन सोचा। चंदन और दीपक भी उस अजनबी की ओर उत्सुकता भरी नजरों से देख रहे थे। दोनों समझ गए थे कि यह कोई साधारण ग्राहक नहीं हो सकता। अजनबी के आने से दुकान का माहौल बदल चुका था और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ अप्रत्याशित होने वाला है। सेठ जी ने अपनी सहज बुद्धि से अनुमान लगा लिया कि यह व्यक्ति किसी खास मकसद से आया है।
अब देखना यह था कि उसके आने की असली मंशा क्या थी। दरवाजे पर खड़े उस व्यक्ति के कपड़े इतने शानदार और कीमती थे कि एक नज़र में ही उसकी अमीरी का अंदाजा लगाया जा सकता था। उसने रेशमी कुर्ता पहना हुआ था जिसके बटन सोने के थे और उसके पैरों में चमकते हुए रेशमी जूतियां थीं। उसकी कमर पर एक खूबसूरत कशीदाकारी वाली बेल्ट बंधी थी और गले में सोने की चेन झूल रही थी। उसकी ठाट बाट देखकर सेठ करमचंद के मन में तुरंत यह ख्याल आया, यह जरूर कोई बड़ा अमीर आदमी है। वह व्यक्ति बिना किसी हड़बड़ी के आत्मविश्वास भरे कदमों से अंदर आया। उसकी प्रभावशाली उपस्थिति ने दुकान का सारा माहौल बदलकर रख दिया था। सेठ जी ने तुरंत उसकी ओर ध्यान दिया और आदरपूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, कहिए हुजूर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। उसकी शानो शौकत को देखते हुए चंदन और दीपक ने भी अपनी जगह से उठकर उसके पास जाने में देर नहीं की। वे दोनों उसके व्यक्तित्व से इतने प्रभावित थे कि मन ही मन सोचने लगे, यह कोई साधारण ग्राहक नहीं हो सकता। यह तो जरूर बड़ी मात्रा में सौदा खरीदने आया होगा। उनकी आंखों में एक उम्मीद की चमक थी कि शायद आज दुकान की कमाई में अच्छा खासा इजाफा हो जाएगा। सेठ जी ने सजग होकर उस अमीर व्यक्ति का चेहरा पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी गहरी आंखें किसी रहस्य की तरह थीं, जिनमें झांकना आसान नहीं था। उसकी उपस्थिति ने न सिर्फ सेठ जी बल्कि चंदन और दीपक को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आज की यह तपती दोपहर शायद उनके लिए किसी बड़ी खुशखबरी की वजह बनने वाली है। सेठ ने विनम्रता से उसे बैठने के लिए कहा और वह व्यक्ति धीरे से मुस्कुराता हुआ कुर्सी पर बैठ गया। सेठ, चंदन और दीपक ने बेसब्री से इंतजार किया कि अब यह अनोखा ग्राहक आखिर क्या कहने वाला है। उस रोबदार व्यक्ति ने गंभीर और धीर गंभीर स्वर में कहा, मेरा नाम सोनाराम सौदागर है। मैं सुल्तानपुर का रहने वाला हूँ और वही मेरी बड़ी दुकान है। उसकी आवाज में एक ठहराव था जो उसके आत्मविश्वास और अनुभव को दर्शाता था। सेठ करमचंद ने उसकी बात ध्यान से सुनी और थोड़ा आगे झुककर पूरी तन्मयता से सुनने लगे। सोनाराम सौदागर ने बातचीत जारी रखते हुए कहा, इस साल सुल्तानपुर में बारिश ने हमसे मुंह मोड़ लिया। सूखे के कारण खेतों में फसल बहुत कम हुई है। नतीजतन हमारे बाजार में अनाज, दालें और गुड़ जैसी चीजों की भारी कमी हो गई है। यही कारण है कि मुझे यहाँ आपके नगर में आना पड़ा। यह सुनकर सेठ जी का चेहरा ध्यानमग्न हो गया। वे समझ गए कि मामला कितना गंभीर है। सोनाराम ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मुझे आपके बारे में बहुत तारीफें सुनने को मिली। लोगों का कहना है कि आप न केवल ईमानदार व्यापारी हैं, बल्कि आपकी दुकान की चीजें भी बहुत उम्दा होती हैं। साथ ही आपके दाम भी वाजिब होते हैं। इसलिए मैं इतनी दूर की यात्रा करके यहाँ आया हूँ। मुझे बहुत बड़ी मात्रा में अनाज, दालें और गुड़ की जरूरत है। क्या आप मुझे यह सब उपलब्ध करवा सकते हैं? सोनाराम सौदागर की बातों में न केवल एक व्यापारी की सौदेबाजी की चतुराई थी, बल्कि उसमें एक ईमानदार जरूरतमंद ग्राहक का विश्वास भी झलक रहा था। उसकी आंखों में उम्मीद की किरणें चमक रही थी, मानो वह सेठ करमचंद के उत्तर का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। सेठ जी, जो हमेशा अपने ग्राहकों का भला सोचते थे, ने तुरंत महसूस किया कि यह सौदा उनके लिए लाभकारी हो सकता है। लेकिन उससे भी बढ़कर उन्होंने सोनाराम की बातों में ईमानदारी और सच्चाई देखी। सेठ जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हुजूर, अगर आप मेरी दुकान तक आए हैं तो यकीन मानिए आपकी जरूरतें यहाँ पूरी होंगी। मैं आपको अच्छी गुणवत्ता का माल दूंगा और वह भी उचित दाम पर। चंदन और दीपक ने भी सोनाराम सौदागर की बातों को ध्यान से सुना और एक दूसरे की ओर उत्साहित नजरों से देखा। वे समझ गए थे कि यह सौदा उनके सेठ जी के लिए बड़ा मुनाफा ला सकता है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ईश्वर की कृपा से मेरे पास हर प्रकार का सामान भरा हुआ है।
बस आप अपनी जरूरतें बताएं, जो चाहेगा वह मिलेगा। सोनाराम सौदागर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, महाराज, मैं अपने साथ 6 ऊंट लेकर आया हूँ। आप तो समझ ही सकते हैं कि मुझे कितना सामान चाहिए होगा। यह सुनकर सेठ की आंखें विस्मय से फैल गईं। उसने एक क्षण के लिए सोचा, फिर बिना समय गंवाए दुकान के बाहर झांकने चला गया। बाहर का दृश्य देखकर वह और भी अचंभित हो गया। वहां सचमुच 6 मजबूत ऊंट खड़े थे, जिनकी रस्सियां नौकरों ने मजबूती से थाम रखी थी। ऊंटों की ऊंचाई और उनकी मजबूती देखकर सेठ का दिल और भी खुश हो गया। सेठ ने अदब से कहा, आपकी सेवा में मेरे पास सब कुछ है। बस आप बताएं कि आपको क्या क्या चाहिए। मैं आपके सामान को खुद निकलवाने की व्यवस्था करवा देता हूँ। सोनाराम सौदागर ने एक एक कर सामान की सूची बतानी शुरू की। सेठ ध्यान से सुन रहा था और हर वस्तु का नाम अपनी ताजगी भरी कलम से लिखता जा रहा था। जैसे ही कोई वस्तु बताई जाती, सेठ के सेवक चंदन और दीपक तेजी से अंदर जाते और उसे लेकर बाहर लाते। दुकान के बाहर धीरे धीरे चीजों का एक ढेर लगने लगा, मानो कोई बड़ा कारवां तैयार हो रहा हो। सोनाराम सौदागर के नौकर एकदम चुस्ती के साथ हर सामान को ऊंटों पर सावधानी से लादते जा रहे थे। ऊंटों के कंधों पर बंधे चमड़े के थैलों में सामान भरते हुए वे बड़े ही अनुभव से ऊंटों का संतुलन बनाकर रखते ताकि सफर में कोई कठिनाई न हो। इस दौरान सेठ अपनी बही खाते में डूबा हुआ था। हर वस्तु की कीमत को जोड़ते हुए उसने पूरे सौदे का हिसाब तैयार किया। सभी सामानों की कीमत मिलाकर कुल 5,000 अशर्फियां बनी। सौदे के निपटारे के लिए सोनाराम सौदागर ने अपने बटुए से चमचमाती अशर्फियों से भरी 5 थैलियां निकालीं, जिनमें से हर एक में 1,000 अशर्फियां थी। उसने इन थैलियों को धीरे से सेठ के हाथों में सौंप दिया। सेठ ने थैलियां अपनी ओर खींचते हुए संतोष और सम्मान के साथ कहा, आपका यह सौदा हमारे लिए सौभाग्य का प्रतीक है। ईश्वर की कृपा से आपके आने से हमारे इस व्यवसाय को भी एक नया रंग मिल गया। सेठ ने पहली थैली को सम्मानपूर्वक उठाया और उसे तख्त पर रखते हुए दीपक को अपने पास बुलाया। उसने दीपक से कहा, तुम इसे ध्यान से गिनो। फिर उसने दूसरी थैली खोली और उसमें रखी अशर्फियां बड़ी ही सावधानी से गिनने लगा। जैसे ही वह गिनती में मग्न हुआ, अचानक उसका हाथ अशर्फियों के ढेर से टकरा गया और कुछ अशर्फियां झंझनाते हुए नीचे फर्श पर गिर पड़ी। गिरने की आवाज से सभी का ध्यान बरबस ही उन अशर्फियों की ओर खिंच गया। दीपक का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह घबराया हुआ इधर-उधर देखने लगा, मानो उसकी छोटी सी लापरवाही का दोष उसी पर मढ़ा जाएगा। वहीं पास खड़े चंदन ने दीपक की घबराहट को महसूस किया और बिना कुछ कहे झटपट नीचे झुका। उसने एक एक अशर्फी को सावधानी से उठाना शुरू किया, मानो हर अशर्फी एक अनमोल रत्न हो। जैसे ही वह अशर्फियां उठा कर तख्त पर रखता गया, उसने दीपक की ओर मुस्कान भरी नजरों से देखा, मानो उसे यह जताना चाह रहा हो कि कोई बात नहीं, हम सब एक दूसरे का सहारा है। सेठ ने भी यह सब देखा और उसने चंदन और दीपक की ईमानदारी और तत्परता पर प्रसन्नता से सिर हिलाया। सेठ के चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता की झलक थी। उसे हमेशा से अपने कर्मचारियों पर गर्व रहा था और चंदन को तो वह बेहद ईमानदार और मेहनती समझता था। लेकिन तभी एक दृश्य ने सेठ को सन्न कर दिया। उसकी नजरें चंदन के हर हाव भाव पर थीं और उसने देखा कि अशर्फियां उठाते उठाते चंदन ने अचानक चुपके से एक अशर्फी अपनी मुट्ठी में दबाई और बड़ी सफाई से उसे अपनी जेब में डाल लिया। यह देखकर सेठ के मन में हलचल मच गई। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि उसका प्रिय भरोसेमंद चंदन ऐसा कर सकता है। सेठ का दिल एक अजीब सी पीड़ा से भर उठा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस लड़के पर वह गर्व करता है, जो उसकी दुकान का अभिन्न अंग बन चुका था,
वह ऐसी छोटी सी लालच में फंस जाएगा। यह सब इतनी जल्दी और चुपके से हुआ कि किसी और ने शायद ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन सेठ की अनुभवी आंखों ने यह सब देख लिया था। उसकी भावनाओं में गहरा घाव लगा और वह एक पल के लिए ठहर गया, यह सोचते हुए कि क्या उसकी परवरिश और विश्वास में कहीं कोई कमी रह गई थी। सेठ करमचंद ने उस क्षण अपनी भावनाओं को काबू में रखा। उसने चंदन को चोरी करते तो देख लिया था, लेकिन मौके पर कुछ कहने के बजाय मन ही मन यह तय किया कि जब सौदागर अपनी यात्रा पर रवाना हो जाएगा, तब वह चंदन से इस बारे में बात करेगा। सेठ ने सोचा कि वह इस गहरी विश्वासघात के लिए चंदन को नौकरी से निकाल देगा, लेकिन उसके मन में अभी भी एक उम्मीद बाकी थी, शायद चंदन अपनी गलती स्वीकार कर ले। थोड़ी देर बाद सेठ ने जब सभी थैलियों की अशर्फियां गिन ली और हिसाब किताब पूरा कर लिया, तब उसने चारों ओर देखा। उसकी नजरें चंदन को ढूंढ रही थी, लेकिन वह दुकान में कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। यह देखकर सेठ का मन एक अजीब सी आशंका से भर गया। उसके मन में विचार आने लगे, क्या चंदन अशर्फी छिपाने के लिए कहीं चला गया है? क्या उसने चोरी को छुपाने के लिए ऐसा बहाना ढूंढ लिया? सेठ के भीतर आक्रोश और निराशा की लहरें उठने लगी। उसकी मनोदशा गहरी चिंता में बदल गई। सेठ को विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके वर्षों की परवरिश और सिखावन का यह नतीजा होगा। उसने ठान लिया कि चंदन को सबक सिखाकर ही चैन लेगा, परंतु उसके दिल का एक कोना अब भी उस विश्वासघात से टूटा और चोटिल था। सेठ के मन में चंदन की हरकत का खटका बार बार उठ रहा था। उसने हमेशा चंदन को एक ईमानदार और साफ सुथरा लड़का समझा था, जो पूरी निष्ठा से काम करता था। लेकिन आज एक छोटी सी अशर्फी ने उसके विश्वास को चकनाचूर कर दिया था। सेठ के मन में गहरी निराशा और दर्द उमड़ रहा था। उसकी दृष्टि में चंदन का व्यक्तित्व ऐसा था जिस पर आंख मूंद कर भरोसा किया जा सके, लेकिन आज चंदन ने उस भरोसे को आघात पहुंचाया था। इसी बीच सोनाराम सौदागर के लिए सारा सामान ऊंटों पर लद चुका था। ऊंटों की पीठ पर बड़े करीने से बंधी गठरियां दूर तक जाने वाले कारवां का संकेत दे रही थी। सौदागर के नौकर भी कड़ी मेहनत से थक चुके थे। हर किसी के माथे पर पसीने की बूंदें छलक रही थी। सेठ ने यह देख एक सच्चे मेजबान की तरह सोचा कि मेहनतकश नौकरों के लिए कुछ ठंडा इंतजाम करना चाहिए। उसने तुरंत दीपक को बुलाया और उसे बाजार की ओर दौड़ाते हुए कहा, बेटा, जरा जल्दी से ठंडा शरबत ले आओ, ताकि हमारे मेहमानों को ताजगी मिल सके। दीपक ने भी तत्परता से सिर हिलाया और तेजी से बाजार की ओर दौड़ पड़ा। सेठ के चेहरे पर अपनी व्यथा और नाराजगी के बावजूद एक सुकून था कि वह कम से कम अपनी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं छोड़ रहा था। सौदागर के चारों नौकर अपना काम खत्म करके एक कोने में बैठ गए। उनकी मेहनत के निशान चेहरे पर साफ दिख रहे थे, थके हुए लेकिन संतुष्ट। उसी समय दीपक जल्दी ही बाजार से ठंडा मीठा शरबत लेकर लौट आया। उसने नौकरों के सामने शरबत रखा और प्यास से बेहाल नौकरों ने संतोषपूर्वक गिलास थाम लिए। शरबत की ताजगी ने उनकी थकान कुछ पल में ही मिटा दी। इसी बीच सेठ की नजर दुकान के बाहरी रास्ते पर पड़ी और उसने देखा कि चंदन वापस आ रहा था। चंदन को देखते ही सेठ के मन में फिर वही घाव हरा हो गया। उसकी स्मृतियों में वो दृश्य ताजा हो उठा जब उसने चंदन को एक अशर्फी चुपके से अपनी जेब में डालते देखा था। सेठ का दिल फिर से भारी हो गया। उसने हमेशा चंदन और दीपक को अपनी औलाद की तरह प्यार किया था। उसे इन दोनों पर असीम भरोसा था। दोनों उसकी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके थे। चंदन की इस एक हरकत ने न केवल उस भरोसे को तोड़ा, बल्कि सेठ को भीतर तक हिला दिया। वह सोचता रहा कि कहाँ गलती हुई, कहाँ ऐसा मौका आया कि चंदन ने इस तरह का कदम उठाने का सोचा। सभी के बीच में खड़ा सेठ अब भी अपनी मनोदशा छुपाए हुए
नौकरों की खातिर अपने भावनाओं को दबाए हुए शरबत का इंतजाम देख रहा था, पर भीतर ही भीतर उसकी आत्मा गहरी चोट से छलनी हो चुकी थी। सेठ करमचंद ने दूर से देखा कि चंदन अकेला नहीं आ रहा था, उसके साथ 6 सिपाहियों का एक दस्ता भी था। सेठ की आंखों में अनहोनी की आशंका बढ़ने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर चंदन सिपाहियों के साथ क्यों लौट रहा है। कुछ ही पलों में सिपाही तेज कदमों से चलते हुए दुकान के भीतर दाखिल हुए और चंदन ने उनके आगे बढ़कर इशारा किया, यही है वह व्यक्ति जिसके बारे में मैंने कोतवाल साहब को बताया था। चंदन की बात सुनते ही सिपाहियों ने बिना समय गंवाए सोनाराम सौदागर को घेर लिया और उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। यह सब इतना अचानक हुआ कि दुकान का माहौल एकदम से भारी और तनावपूर्ण हो गया। सेठ करमचंद यह सब देखकर स्तब्ध रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके ही नौकर ने उसके माननीय मेहमान के साथ ऐसी बदसलूकी की है। उसके चेहरे पर क्रोध की लकीरें उभर आईं और वह तेजी से आगे बढ़ा। अपने स्वाभाविक गरिमामयी स्वर में लेकिन गुस्से से कांपते हुए उसने कहा, चंदन, यह सब क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो? ये साहब एक सम्मानित सौदागर हैं और उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सेठ के मन में मेहमान का अपमान बर्दाश्त न करने की भावना प्रबल थी। उसके लिए हर ग्राहक का सम्मान सर्वोपरि था और सोनाराम सौदागर के साथ इस तरह का व्यवहार देख उसे गहरी चोट पहुंची। चंदन ने एक शांत और विनम्र स्वर में कहा, सेठ जी, आप थोड़ा धैर्य रखें, अभी आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। सिपाहियों को देखकर सोनाराम सौदागर के चारों नौकर भी एकदम घबरा गए। उनकी आंखों में भय और बेचैनी साफ झलक रही थी और वे सहमे हुए से सौदागर के पीछे खड़े हो गए। इस अप्रत्याशित घटना का असर दीपक पर भी पड़ा। वह एक कोने में डरासमा खड़ा था। इतने सारे सैनिकों का आना उसके लिए भी किसी बड़ी मुसीबत का संकेत था। उसका चेहरा भय से सफेद पड़ गया था। उधर सोनाराम सौदागर का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उसे अपनी प्रतिष्ठा पर ऐसा आघात बर्दाश्त नहीं था। उसकी आंखें क्रोध में लाल हो गई और उसने अपने रौबदार स्वर में चंदन की ओर देखते हुए कहा, लड़के, लगता है तू मुझे जानता नहीं है। तूने यह जो बेइज्जती की है उसका बदला मैं जरूर लूंगा। मुझे कभी माफ नहीं कर सकेंगे। आज तूने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है और मैं यह कभी नहीं भूलूंगा। सोनाराम सौदागर का यह गुस्से से भरा हुआ स्वर दुकान के हर कोने में गूंज उठा। उसकी हर बात से मानो बदले की ज्वाला भड़क रही थी। माहौल में तनाव इस कदर बढ़ गया कि सेठ और उसके सभी कर्मचारियों पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। सेठ करमचंद के लिए यह सब अप्रत्याशित था। एक पल में उसकी दुकान, जो पहले शांति और व्यापार से भरी थी, अब गुस्से और खौफ का अखाड़ा बन गई थी। सोनाराम सौदागर के गुस्से और धमकी भरे शब्दों को सुनकर भी चंदन के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आई। उसने दृढ़ता से जवाब दिया, अब आपकी जालसाजी की पोल खुल चुकी है। आप धोखे से मेरे मालिक को बर्बाद करना चाहते थे। असली माल लेकर बदले में नकली अशर्फियां दे रहे थे। चंदन की इन बातों ने सेठ और वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। सेठ को भी एक पल के लिए अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वह जल्दी से आगे बढ़ा और सौदागर की दी हुई थैली में से एक अशर्फी निकालकर उसे जमीन पर घिसने लगा। जैसे ही उसने अशर्फी को जमीन पर रगड़ा, एक अजीब सा दृश्य सामने आया। अशर्फी का चमकदार सोने जैसा रंग धीरे धीरे उतरने लगा और उसके नीचे से पीतल की सच्चाई झलकने लगी। यह देखकर सेठ के चेहरे पर हैरानी और आक्रोश के मिलेजुले भाव उभर आए। पूरी दुकान में एक गहरी खामोशी छा गई, मानो समय थम गया हो। नौकरों, सिपाहियों और ग्राहकों के बीच फुसफुसाहट होने लगी।
हर किसी की नजर सोनाराम सौदागर पर थी, जो खुद भी असमंजस में खड़ा था, मानो यह सब उसके लिए एक बड़ा झटका हो। सेठ ने अपनी निराशा और आक्रोश को संभालते हुए गहरी सांस ली और सौदागर की ओर देखते हुए सख्त आवाज में कहा, मुझे इस धोखे की उम्मीद नहीं थी। मेरे विश्वास का आपसे इस तरह का जवाब मिलेगा, यह सोचा भी नहीं था। सोनाराम सौदागर अब चुप खड़ा था। धन की ईमानदारी और चतुराई से सबके सामने उसकी चालें बेनकाब हो चुकी थी। सेठ ने एक एक अशरफी को बड़े ध्यान से घिस-घिस कर देखा। हर बार उसकी उम्मीदें टूटती रहीं, क्योंकि सभी अशरफियां नकली निकली। सेठ की नजरों में अब केवल आक्रोश और निराशा का भाव था, जबकि यह देखकर सोनाराम सौदागर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। उसकी चालाकी का पर्दाफाश हो चुका था और उसकी सांसें तेज चलने लगी। सोनाराम सौदागर ने खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाना शुरू कर दिया, लेकिन सिपाहियों की मजबूत पकड़ से वह छूट नहीं पाया। सेठ ने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया और सिपाहियों ने सौदागर के नौकरों को बुलाकर कहा कि वे सेठ का सारा सामान ऊंटों से उतारें और फिर से दुकान में वापस रखवा दें। देखते ही देखते सभी सामान दुकान के भीतर पहुंचा दिया गया और सोनाराम सौदागर की चालाकी धरी की धरी रह गई। इसके बाद सिपाहियों ने सोनाराम और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। सोनाराम सौदागर और उसके साथियों के अलावा सिपाहियों ने उन नकली अशरफियों की थैलियों को भी अपने कब्जे में ले लिया, ताकि न्याय अधिकारी के सामने उन्हें बतौर सबूत पेश किया जा सके। यह हंगामा देख आसपास के लोग भी कौतूहलवश वहां इकट्ठा हो गए और तरह तरह के सवाल पूछने लगे। सब जानना चाहते थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। सेठ ने उन्हें पूरी घटना विस्तार से सुनाई, कैसे सोनाराम सौदागर ने नकली अशरफियां देकर उसे ठगने की कोशिश की और कैसे सच का पर्दाफाश हुआ। लोग चंदन की चतुराई और सिपाहियों की तत्परता से प्रभावित हुए। सेठ के चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। उसने महसूस किया कि वह एक बड़े धोखे का शिकार होने से बच गया है। जब लोग अपने अपने काम पर लौट गए और भीड़ छंट गई, तो सेठ ने बड़े स्नेह से चंदन को अपने पास बुलाया। उसने चंदन को अपने पास बिठाया और प्यार भरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, चंदन, जब मैंने देखा था कि तुमने एक अशरफी अपनी जेब में छुपा ली थी, तो मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया था। मुझे लगा कि तुमने चोरी की है, लेकिन अब मुझे समझ आया कि तुम्हारा इरादा गलत नहीं था। तुमने जो कुछ भी किया मेरे ही फायदे के लिए किया। तुम्हारी इस चालाकी ने मुझे एक बड़ा सबक सिखा दिया। चंदन ने झुककर सेठ के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की। सेठ के हृदय में चंदन के लिए सम्मान और स्नेह और भी बढ़ गया। चंदन ने उत्साहित होकर सेठ से कहा, ईश्वर का शुक्र है कि मेरी बेगुनाही साबित हो गई। सेठ जी, जब दीपक के हाथ से अशरफियां गिरकर जमीन पर गिरी थी, तो मैंने तुरंत ही ठन करके एक अलग सी आवाज सुनी थी। उस समय ही मुझे शक हो गया था। तांबे या पीतल के सिक्के जब गिरते हैं, तो उनमें एक खनक होती है, जैसे किसी ने धातु को फर्श पर टकरा दिया हो। लेकिन इन अशरफियों की आवाज वैसी नहीं थी। जब असली अशरफी गिरती है, तो उसमें एक गहरी, ठोस सी आवाज होती है, जैसे किसी पत्थर का फर्श से टकराना। उस आवाज में कोई खनक नहीं होती, बल्कि एकदम ठहराव का आभास होता है। चंदन ने उत्साह और संतोष के साथ आगे कहा, सेठ जी, जैसे ही मैंने अशरफियों के गिरने की ठन ठन की आवाज सुनी, मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैंने सबकी नजरों से बचते हुए एक अशरफी चुपके से उठाई और बाहर चला गया। एक सुनसान कोने में बैठकर मैंने उस अशरफी को जमीन पर रगड़ा। जैसे ही उसे घिसना शुरू किया, उसमें से पीतल की परत झांकने लगी। असल सोने की अशरफी कभी अपनी चमक और रंग नहीं खोती, चाहे उसे कितना भी रगड़ो या घिसो। उसका पीलापन हमेशा बरकरार रहता है। उसी पल मुझे यकीन हो गया कि ये आदमी एक धोखेबाज है।
जो नकली अशर्फियां देकर आपको ठगने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मैं तुरंत वापस आया और आपको सचेत करने की ठानी। सेठ चंदन की सूझबूझ और ईमानदारी से बेहद प्रभावित हुआ। उसे महसूस हुआ कि चंदन ने न केवल उसकी संपत्ति को बचाया, बल्कि अपनी समझदारी से एक बड़े धोखे को भी बेनकाब किया। सेठ ने उसकी समझदारी की सराहना की। उसकी सजगता और अनुभव ने ही इस धोखे का पर्दाफाश किया था। सेठ ने गर्व से उसकी ओर देखा और महसूस किया कि चंदन के जैसे वफादार और समझदार सेवक का साथ मिलना सच में सौभाग्य की बात है। चंदन ने अपनी कहानी को उत्साह से जारी रखते हुए कहा, सेठ जी, जैसे ही मुझे नकली अशर्फियों का सच पता चला, मैं दौड़ता हुआ कोतवाल साहब के पास पहुंचा। रास्ते में मेरे दिल की धड़कनें तेज थी, लेकिन मैं ठान चुका था कि इस चालाक सौदागर को सजा दिलवा कर ही रहूंगा। कोतवाल साहब ने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी। मैंने उन्हें पूरी घटना विस्तार से बताई, कैसे उस ठन की आवाज से मुझे शक हुआ, कैसे मैंने अशर्फी को घिसकर पीतल की परत देखी और कैसे सौदागर की चालाकी का भांडा फूटा। मेरी बात सुनकर कोतवाल साहब मुस्कुराए और मुझे शाबाशी दी। फिर उन्होंने तुरंत अपने सिपाहियों को मेरे साथ भेज दिया ताकि समय रहते वह धोखेबाज पकड़ा जा सके। सेठ चंदन की यह बात सुनकर भावुक हो उठा। उसकी आंखों में कृतज्ञता झलक रही थी। सेठ ने गहरी सांस लेते हुए चंदन से कहा, चंदन, मैं तुम्हारा हृदय से आभारी हूँ। तुम्हारी सतर्कता और निष्ठा की वजह से मैं एक बड़े नुकसान से बच गया। अगर वह चालाक सौदागर अपने इरादों में सफल हो जाता, तो मेरे बरसों की मेहनत और संपत्ति बर्बाद हो जाती। तुम्हारे बिना मैं इस बड़े संकट से कभी नहीं बच पाता। चंदन की समझदारी और ईमानदारी ने न केवल सेठ का दिल जीत लिया, बल्कि उसे यह एहसास कराया कि सच्ची निष्ठा और चतुराई का मूल्य अनमोल होता है। दीपक भी पास ही खड़ा होकर यह सब बातें सुन रहा था। वह अपने दोस्त चंदन की समझदारी और चतुराई से हैरान था और मन ही मन उसकी तारीफ कर रहा था। दीपक को खुशी थी कि उसका दोस्त न केवल ईमानदार है, बल्कि सूझबूझ और बहादुरी का भी उदाहरण है। सेठ की नजर भी दीपक पर पड़ी और वह मुस्कुराते हुए बोला, चंदन, मुझे तुम पर गलत शक करने के लिए माफ कर दो। तुमने मेरी इतनी बड़ी मदद की और मैं तुम्हारी कद्र नहीं कर पाया। फिर उसने खुशी खुशी अपनी जेब से 10-10 आने निकाले और चंदन और दीपक दोनों को दे दिए। उसने हंसते हुए कहा, अगले हफ्ते मेला लगने वाला है। इन पैसों से तुम दोनों मेले में घूमना, मिठाइयाँ खाना और दिल खोलकर मजे करना। दोनों लड़कों के चेहरे खुशी से खिल उठे। उनके दिलों में सेठ के लिए कृतज्ञता और स्नेह उमड़ पड़ा। चंदन और दीपक ने एक दूसरे की ओर देखा और सोचा कि यह दोस्ती और साथ हमेशा यूं ही बना रहेगा। अगले ही दिन सेठ की दुकान पर शहर के कोतवाल साहब खुद पहुंचे। उनका रुतबा और गरिमा देखकर आसपास के लोग भी चौंक गए और सबकी नजरें कोतवाल साहब पर टिक गईं। दुकान में घुसते ही कोतवाल ने सेठ से पूछा, चंदन कहाँ है? सेठ ने चंदन को बुलवाया और चंदन अदब से कोतवाल के सामने आकर खड़ा हो गया। कोतवाल ने चंदन की ओर देखा और उसकी बहादुरी की प्रशंसा करते हुए बड़े प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। बेटा, तुमने जो किया है वह बहुत बड़ा काम है, कोतवाल ने कहा। तुम्हारी सतर्कता और समझदारी से ही उस ठग को पकड़ पाना मुमकिन हो सका। मैंने उसे न्याय अधिकारी की अदालत में पेश कर दिया है, लेकिन न्याय अधिकारी चाहते हैं कि इस मामले की पूरी जानकारी उनके सामने रखी जाए। इसलिए उन्होंने तुम दोनों को भी अदालत में बुलाया है। चंदन की आंखों में एक नई चमक थी। उसकी मेहनत और ईमानदारी का सम्मान हो रहा था और यह उसके लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं था। सेठ ने भी गर्व से चंदन की ओर देखा, मानो कह रहा हो कि उसकी चतुराई और बहादुरी ने सभी का दिल जीत लिया। किंतु जैसे ही चंदन ने न्याय अधिकारी
का नाम सुना, उसके चेहरे का रंग उड़ गया और उसके मन में हल्का सा डर समा गया। उसे अदालत की गंभीरता का ख्याल आया और उसने घबराते हुए सेठ की ओर देखा। सेठ करमचंद ने चंदन के कंधे पर हाथ रखा और स्नेहभरे स्वर में कहा, चंदन, घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम सच्चाई के साथ खड़े हैं और सच का साथ देने वाले को डरने की जरूरत नहीं। सेठ ने अपनी दुकान बंद की और चंदन और दीपक को अपने साथ लेकर कोतवाल के साथ अदालत की ओर चल पड़े। रास्ते भर सेठ चंदन को दिलासा देता रहा और चंदन भी सेठ के साथ होने से थोड़ा सहज महसूस करने लगा। अदालत में पहुंचते ही उनकी नजर सामने खड़े उस धोखेबाज सौदागर पर पड़ी जो सिर झुकाए खामोश खड़ा था। उसकी चालाकी और घमंड अब टूट चुके थे और वह अब एक अपराधी की तरह अपराध बोध से सिर झुकाए खड़ा था। सेठ और दोनों लड़कों के पहुंचते ही न्याय अधिकारी ने गंभीरता से उनकी ओर देखा और सबको सामने आने का इशारा किया। चंदन और दीपक के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उनके साथ सेठ का संबल था। कुछ ही देर में उनके मामले की सुनवाई शुरू हुई। न्यायालय में गहन शांति छाई हुई थी और सभी की नजरें सेठ और चंदन पर टिकी थी। सबसे पहले सेठ ने अपनी बात रखी, कैसे सौदागर ने नकली अशरफियों के साथ धोखाधड़ी करने की कोशिश की, कैसे चंदन की सतर्कता से यह भेद खुला और किस तरह कोतवाल ने आकर मामले को संभाला। सेठ की गवाही के बाद न्याय अधिकारी ने चंदन को अपनी बात कहने के लिए बुलाया। चंदन ने साहस जुटाकर एक एक कर पूरी घटना बताई। उसने समझदारी और ईमानदारी से अपनी भूमिका समझाई कि कैसे उसने आवाज से शक किया और कैसे अशरफियों को घिसकर ठगी का पता लगाया। चंदन की सूझबूझ और निर्भीकता से वहां मौजूद लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। उसकी बात सुनते ही सभी उसकी तारीफ में मुस्कुराने लगे और एक हल्की सराहना की फुसफुसाहट अदालत में फैल गई। अब धोखेबाज सौदागर का अपराध साफ तौर पर साबित हो चुका था। न्याय अधिकारी ने उसे सख्त स्वर में दंड सुनाते हुए 5 साल की सजा का ऐलान किया। सौदागर ने सिर झुकाकर सजा को स्वीकार कर लिया, क्योंकि अब उसके पास अपने बचाव का कोई रास्ता नहीं बचा था। इसके बाद न्याय अधिकारी ने चंदन की ओर मुड़कर कहा, युवक, तुम्हारी समझदारी और साहस काबिले तारीफ है। तुमने अपनी उम्र से अधिक परिपक्वता दिखाई है। अगर तुम्हें उचित शिक्षा प्राप्त होती तो तुम और भी ऊंचाइयों पर पहुंच सकते थे। चंदन की आंखों में एक नई उम्मीद और जोश चमक उठा। उसे अपने साहस का मान मिला था और न्याय अधिकारी के शब्दों ने उसकी आंखों में एक बड़े भविष्य का सपना जगा दिया। न्याय अधिकारी ने चंदन की ओर गंभीरता से देखा और फिर स्नेहभरे स्वर में कहा, चंदन, मैंने तुम्हारे बारे में पता किया है। मुझे मालूम हुआ है कि तुम एक गरीब परिवार से हो, जिसके कारण तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पूरी नहीं हो सकी। लेकिन तुम्हारी समझदारी और ईमानदारी को देखकर मैंने एक विशेष फैसला किया है। मैं आदेश देता हूँ कि सरकारी खजाने से तुम्हें हर महीने वजीफा दिया जाएगा, ताकि तुम्हारी शिक्षा में कोई रुकावट न आए। चंदन की आंखों में आश्चर्य और खुशी के भाव उमड़ पड़े। उसे इस तरह का सम्मान और अवसर मिलने की उसने कल्पना भी नहीं की थी। न्याय अधिकारी ने फिर सेठ की ओर देखते हुए कहा, सेठ करमचंद, मैं आपको भी आदेश देता हूँ कि चंदन की पढ़ाई लिखाई का अच्छा प्रबंध करें। उसकी शिक्षा में कोई कमी न होनी चाहिए। जब उसका स्कूल का समय खत्म हो जाए और कुछ खाली वक्त हो, तब वह आपकी दुकान पर काम कर सकता है। इसके लिए आपको उसे उचित तनख्वाह भी देनी होगी। सेठ ने सिर झुकाकर न्याय अधिकारी के आदेश का पालन करने का वचन दिया। न्यायालय में मौजूद हर शख्स की नजरों में उसके लिए सम्मान था, किंतु सबने देखा कि चंदन के चेहरे पर खुशी की कोई झलक नहीं दिखाई दी। अधिकारी ने यह बात भांप ली और थोड़ा चौंकते हुए बोले, युवक, तुम खुश नजर नहीं आ रहे हो। चंदन ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया,
खुश तो हूँ पर पूरी तरह संतुष्ट नहीं। न्याय अधिकारी ने उसकी बातों में छिपे भाव को समझने की कोशिश करते हुए पूछा, आखिर इसकी वजह क्या है? चंदन ने विनम्रता से कहा, साहब, इस पुरस्कार का हकदार तो मेरा दोस्त दीपक भी है। अगर उसकी छोटी सी गलती से अशरफिया नीचे ना गिरती तो मुझे उनकी आवाज सुनाई नहीं देती। तब मुझे कैसे पता चलता कि ये अशरफिया असली हैं या नकली? उसकी बात सुनकर अधिकारी भी एक पल के लिए ठहर गए। चंदन की इस निस्वार्थ भावना और अपने मित्र के प्रति सम्मान ने सभी को प्रभावित कर दिया। वह सिर्फ अपनी जीत में नहीं बल्कि अपने मित्र की हिस्सेदारी को भी महत्वपूर्ण मानता था। चंदन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, देखा जाए तो असली कारनामा तो दीपक ने ही किया है। उसी की वजह से उस चालाक सौदागर की धोखाधड़ी का पर्दाफाश हो सका। अगर दीपक की छोटी सी गलती से अशरफिया गिरती न तो हमें इस साजिश का पता ही न चलता। चंदन के इस निस्वार्थ प्रेम और ईमानदारी को देखकर वहां मौजूद सभी लोग भावविभोर हो गए। सभी की आंखों में चंदन के अपने मित्र के प्रति सच्चे प्रेम और सम्मान के प्रति सराहना झलकने लगी। न्याय अधिकारी भी चंदन की इस निष्ठा से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश युवक, तुमने न सिर्फ सच्चाई को महत्व दिया बल्कि अपने दोस्त को भी भुलाया नहीं। तुम्हारी यह सोच बेहद प्रशंसनीय है। इसके बाद न्याय अधिकारी ने गंभीरता और सम्मान के साथ कहा, मेरा फैसला यह है कि तुम्हारे दोस्त दीपक को भी तुम्हारी तरह ही वजीफा मिलेगा। उसकी पढ़ाई लिखाई का पूरा इंतजाम भी किया जाएगा ताकि वह भी अपने उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ सके। न्याय अधिकारी का यह फैसला सुनकर सभा में तालियों की गूंज उठी। चंदन और दीपक की दोस्ती और सच्चाई की जीत से हर कोई हर्षित हो गया। जब सब लोग चले गए और न्याय अधिकारी भी वहां से विदा हो गए तो दीपक अपने आंसुओं को रोक न सका। वह चंदन से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। दोनों दोस्तों ने इस कठिन यात्रा में एक दूसरे का साथ दिया था और अब उनके सच्चे प्रेम और मेहनत का फल उन्हें मिल चुका था। इस घटना के बाद दोनों की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। अब वे अपने भविष्य को लेकर अधिक गंभीर और उत्साहित थे। हर सुबह से लेकर दोपहर तक वे पूरी लगन से अपनी पढ़ाई में जुट जाते और फिर शाम को सेठ करमचंद की दुकान पर काम करते। इस तरह वे शिक्षा और काम को संतुलित कर अपने जीवन को एक नई दिशा देने में लगे रहे। उनकी माताएं यह बदलाव देखकर बहुत खुश थीं। उनके दिलों में संतोष और गर्व की भावना थी कि उनके बेटे अब न केवल अपने पैरों पर खड़े हो रहे थे बल्कि भविष्य में कुछ बड़ा करने का सपना भी देख रहे थे। सेठ की दुकान पर काम करने के बदले जो पैसे मिलते वे सीधे माताओं के हाथों में आते और घर के खर्चों में सहारा बनते। इस तरह दोनों लड़कों ने अपनी मेहनत और लगन से न केवल अपनी बल्कि अपने परिवार की जिंदगी भी संवारनी शुरू कर दी। अब उनके घर में उम्मीदों की नई किरणें फूटने लगी थी और इस बदलाव ने उनके जीवन में एक नई रोशनी भर दी थी। दूसरी ओर सेठ करमचंद भी इन दोनों युवकों को देखकर बहुत प्रसन्न था। उसने देखा कि किस तरह वे मेहनत और लगन से आगे बढ़ रहे थे और उनका उत्साह व मेहनत देख सेठ का दिल भी उनकी मदद के लिए आगे बढ़ा। समय के साथ दोनों युवक पढ़ लिख कर समझदार और बुद्धिमान बन गए थे। उनके पास न केवल ज्ञान था बल्कि व्यवसाय का अनुभव भी धीरे धीरे इकट्ठा हो रहा था, जो उन्होंने सेठ की दुकान पर काम करते हुए सीखा था। सेठ करमचंद ने उनकी काबिलियत को पहचानते हुए उन्हें अपना खुद का कारोबार शुरू करने में मदद की। उसी बाजार में जहां वे पहले सेठ की दुकान पर काम करते थे, अब उनका खुद का व्यवसाय शुरू हुआ। पहले से ही सेठ को देखकर कारोबार के गुर सीख चुके थे और अब पढ़ाई लिखाई ने उन्हें व्यवसाय में नई सूझबूझ और आत्मविश्वास दे दिया था। जल्द ही उनके कारोबार ने रफ्तार पकड़ ली। वे अपनी समझदारी, मेहनत और व्यवहार कुशलता से व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने लगे। दिन ब दिन उनकी तरक्की होती गई।
और कारोबार दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता गया। थोड़े ही समय में उन्होंने व्यापार की दुनिया में एक खास पहचान बना ली और धनवान बन गए। अब दोनों युवक सेठ करमचंद के सामने गर्व से खड़े हो सकते थे, क्योंकि उनकी सफलता में सेठ की कृपा, मार्गदर्शन और उनकी मेहनत का मेल था। सेठ भी अपनी जगह संतुष्ट और गर्वित महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनकी मदद ने इन युवकों को एक बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर किया था। अगली कहानी। डेनमार्क से कुछ दूरी पर एक खूबसूरत देश था। वहां सिद्धार्थ नाम का राजा राज्य करता था। उसका विवाह एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी के साथ हुआ। दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे तथा एक दूसरे के लिए हमेशा प्राण तक न्योछावर करने के लिए तैयार रहते थे। विवाह के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम कुमार रखा गया। बचपन से ही वह माता की अपेक्षा अपने पिता से अधिक प्रेम करता था। महाराज सिद्धार्थ का भट्ट नामक एक छोटा भाई भी था। वह उन्हीं के साथ रहता था। इस प्रकार वे सुखपूर्वक जीवन बिता रहे थे। सिद्धार्थ के राज्य में सुख समृद्धि का वास था। उसने लोगों की भलाई के लिए अनेक कार्य किए। यही कारण था कि प्रजा ऐसा राजा पाकर स्वयं को धन्य समझती थी। एक दिन भयंकर दुर्घटना घटी। राजा सिद्धार्थ स्वर्ग सिधार गए। उनकी मृत्यु के बारे में भट्ट के अतिरिक्त कोई नहीं जानता था। आंखों में आंसू भरकर उसने भारी मन से घोषणा की कि एक जहरीले सर्प के काटने से महाराज सिद्धार्थ काल का ग्रास बन गए हैं। सिद्धार्थ की मृत्यु का समाचार प्रजा पर कड़कती बिजली बनकर गिरा। प्रजा अपने राजा सिद्धार्थ को बहुत प्रेम करती थी। इस समाचार ने उन्हें दुख के गहरे सागर में डुबो दिया। सारे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। इस दुर्घटना का सबसे बुरा असर राजकुमार पर पड़ा। वह अपने पिता से बहुत स्नेह करता था। उसका अधिकांश समय उन्हीं के साथ व्यतीत होता था। उसका नन्हा दिल पिता की मृत्यु से बिल्कुल टूट गया। उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहते रहते। उसकी भूख प्यास और नींद समाप्त हो गई थी। किसी तरह समझा बुझाकर उसे सुलाया जाता, परंतु आधी रात के समय पिता को पुकारते हुए वह बिस्तर से उठ बैठता। उसके बाद सारी रात करवटें बदलते या रोते हुए गुजार देता था। इसी प्रकार 2 महीने बीत गए, लेकिन अब भी उसके दिलोदिमाग पर पिता की छाप ताजा थी। एक पल के लिए भी वह पिता को नहीं भूला था। वह उनके कक्ष में जाकर घंटों रोया करता था। अभी वह स्वयं को संभाल भी नहीं पाया था कि एक दिन एक समाचार सुनकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जिस मां ने जीवित रहते उसके पिता को अथाह प्यार दिया था, जो उनके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तत्पर रहती थी, उसी ने उसके चाचा भट्ट के साथ विवाह कर लिया था। इस बारे में उसने उसे भी कुछ बताना उचित नहीं समझा था। सारा कार्य बड़े गुप्त ढंग से संपन्न हुआ था। यह विवाह किसी भी प्रकार से उपयुक्त नहीं कहा जा सकता था। जहां रानी सुंदरता की मूर्ति थी, वहीं भट्ट बहुत काला, भद्दा और असामान्य कटकाठी का व्यक्ति था। ढूंढने पर भी उसमें कोई गुण नजर नहीं आता था। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो वह किसी भी तरह से रानी और राज सिंहासन के योग्य नहीं था। परंतु यह बात केवल कुमार समझता था। रानी ने तो इस ओर से अपनी आंखें मूंद रखी थी। रानी ने इस विवाह के लिए बहुत जल्दी अपनी स्वीकृति दे दी थी। यही बात कुमार को सबसे अधिक चुभती थी। उसके पिता को गुजरे अभी 2 महीने ही हुए थे और उसकी मां ने दूसरा विवाह कर लिया था। पति के लिए उसकी मां के मन में जो प्रेम था, जो समर्पण भाव था, वह इतनी जल्दी कहां लुप्त हो गया, इस बात ने कुमार को चिंता में डाल दिया। एक दिन कुमार अपने कक्ष में बैठा पिछले कुछ महीनों में घटित घटनाओं के बारे में सोच रहा था। तभी एकाएक उसके मस्तिष्क में एक विचार कौंधा, इस विवाह के पीछे कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं है। उसने पुनः सभी कड़ियों को जोड़ा और सिलसिलेवार सोचने लगा।
सबसे पहले जहरीले सर्प के काटने पर मेरे पिता की मृत्यु हुई, परंतु इसके बारे में केवल भट्ट को पता था। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने और मेरी माँ ने विवाह कर लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पिता की मृत्यु के पीछे इन दोनों का हाथ हो? कहीं इन्होंने ही तो सर्प बनकर उन्हें नहीं डंस लिया? राज सिंहासन का लोभ अच्छों को बुरा काम करने के लिए विवश कर देता है। अवश्य इन्होंने लोभ में आकर मेरे पिता को मरवा दिया और अब वे इस राज्य को हथिया लेना चाहते हैं। कुमार जितना सोचता उतना ही विचारों की गुत्थियों में उलझता जाता। अधिक सोचने के कारण दिन दिन उसका स्वास्थ्य गिरने लगा। शरीर सूखकर कांटे की तरह हो गया, चेहरा पीला पड़ गया, आंखें अंदर की ओर धंस गई। लोग उसकी हंसी सुनने को तरस गए। उसके स्थान पर अब वह अत्यंत गंभीर और खोया खोया सा दिखाई देता था। एक दिन वह महल के शाही बाग में टहल रहा था कि तभी एक पहरेदार आया और डरते डरते बोला, राजकुमार, कुछ दिनों से मैं महाराज को महल में देख रहा हूँ। अवश्य वह उनकी आत्मा है जो 3 दिन से दिखाई दे रही है। यद्यपि उन्होंने किसी को कुछ नहीं कहा, परंतु उनकी चालढाल से लगता है कि वे किसी को ढूंढ रहे हैं। यह बात कुमार के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं थी। उसके पिता की आत्मा अभी महल में उपस्थित है, यह जानकर जहां उसे प्रसन्नता हुई, वहीं वह सोच में पड़ गया। धीरे धीरे उसे विश्वास हो गया कि हो न हो महाराज उसे ही ढूंढ रहे हैं। अवश्य वे उससे कुछ कहना चाहते हैं। अंततः राजकुमार ने पिता से मिलने का निश्चय कर लिया। उसी रात वह पहरेदारों के साथ उस स्थान पर जा बैठा जहां उसके पिता की आत्मा को भटकते हुए देखा गया था। उसने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। आधी रात का समय था। राजकुमार की आंखों से नींद कोसों दूर थी। तभी एक पहरेदार पास आकर धीरे से बोला, वह देखिए राजकुमार, चबूतरे पर महाराज की आत्मा। राजकुमार ने जल्दी से चबूतरे की ओर देखा। राजसी पोशाक पहने एक छाया धीरे धीरे चलती हुई उसकी ओर आ रही थी। चाल ढाल और वस्त्रों से राजकुमार पहचान गया कि यह उसके पिता ही हैं। उन्होंने वही पोशाक पहन रखी थी जो मृत्यु के समय उनके शरीर पर थी। चांद की रोशनी में वे उसे स्पष्ट नजर आ रहे थे। वह पिताजी कहकर तेजी से उनकी ओर लपका। पहरेदारों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह स्वयं को छुड़वाकर उस ओर बढ़ गया। जब दोनों के बीच कुछ कदमों की दूरी रह गई, तब उस छाया ने उसे एक एकांत कोने की ओर चलने का संकेत किया। एक पल के लिए कुमार का चेहरा पसीने से भीग उठा। वह सोचने लगा, कहीं वह कोई और प्रेतात्मा तो नहीं जो उसके पिता के वेश में वहां घूम रही है। कहीं वह उसका अहित न कर दे। वह जहां का तहां रुक गया। तभी उसकी अंतरात्मा बोली, राजकुमार, व्यर्थ का संदेह मत करो। इनसे भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तुम्हारे पिता है। राजकुमार के मन का भय समाप्त हो गया और वह छाया के साथ एक कोने में पहुंचा। छाया ने नजरें उठाकर इधर उधर देखा। दूर दूर तक कोई नहीं था जो उनकी बातें सुन सके। आश्वस्त हो जाने के बाद छाया के मुख से पहला शब्द निकला, कुमार, मेरे बेटे। एक लंबे अरसे के बाद अपने पिता की स्नेहयुक्त आवाज सुनकर राजकुमार की आंखों में आंसू उमड़ आए। उसका गला रुंध गया। दिल चाहा कि वह दौड़कर पिता से लिपट जाए, उनसे लाड करे, परंतु उन्होंने उसे रोक दिया। तब राजकुमार स्वयं को संयत करते हुए बोला, पिताजी, अभी तक आप इस प्रकार भटक क्यों रहे हैं? कौन सी बात आपकी मुक्ति में बाधा बन रही है? क्यों आपकी आत्मा बेचैन है? मुझे सब कुछ स्पष्ट रूप से बताइए। छाया धीरे से बोली, पुत्र, इन सब का एक ही कारण है और वह कारण है मेरी रहस्यमयी हत्या। हत्या? यह क्या कह रहे हैं आप पिताजी? चाचा जी ने तो कहा था कि आपकी मृत्यु सर्प के काटने से हुई थी। राजकुमार ने आश्चर्य में भरकर पूछा। कुमार,
मेरी मृत्यु सर्प के काटने से नहीं हुई, मेरी हत्या हुई है। तुम्हें यही बात बताने के लिए अब तक मेरी आत्मा भटक रही थी। आज इस रहस्य से पर्दा उठाकर मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। छाया शांत स्वर में बोली। परंतु आपकी हत्या कौन कर सकता है? किसने यह नीच काम किया है? आप मुझे बताइए, उस दुष्ट को मैं स्वयं अपने हाथों से दंडित करूंगा। राजकुमार उत्तेजित होते हुए बोला। शांत हो जाओ कुमार, यह कार्य आवेश में आकर करने का नहीं है। तुम मन को शांत करके धैर्यपूर्वक मेरी बात सुनो। राजकुमार कुछ देर तक आंखें बंद करके स्वयं को शांत करता रहा। फिर उसने पिता से सारी बात बताने के लिए कहा। तब छाया सत्य से पर्दा हटाते हुए बोली, कुमार, मेरी हत्या करने वाला कोई और नहीं, मेरा अपना ही भाई है। हाँ, मेरी हत्या भट्ट ने की है। जिस दिन मेरी मृत्यु हुई, उस दिन मैं सभी दैनिक कार्य निपटाकर शाही बाग में विश्राम कर रहा था। ठंडी हवाओं के कारण मुझे नींद आ गई। उस समय कोई भी मेरे आसपास नहीं था। अवसर उचित जानकर भट्ट वहां आया और मेरे कान में विषैले द्रव्य की 2 बूंदें डाल दी। उस द्रव्य के प्रभाव से मेरी नसें जल उठीं और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने के बाद शांत हो गया। इस तरह उसने सब कुछ छीनकर भटकने के लिए मुझे इस लोक में धकेल दिया। कुमार, यदि मुझसे प्यार है तो प्रतिज्ञा करो, तुम भट्ट से मेरी मृत्यु का प्रतिशोध अवश्य लोगे। तभी मेरी आत्मा को शांति और मुक्ति मिलेगी। अन्यथा मैं युगों युगों तक इसी प्रकार भटकता रहूंगा। राजकुमार को पहले से भट्ट पर शक था। पिता की बात ने उसके शक को यकीन में बदल दिया था। वह प्रतिज्ञा करते हुए बोला, पिताजी, भट्ट ने आपको मुझसे छीना है। मैं उससे आपकी हत्या का प्रतिशोध लेकर रहूंगा। जब तक मैं प्रतिशोध नहीं लूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कुमार, तुम अपनी माता को क्षमा कर देना। उसने जाने अनजाने जो पाप किया है, उसका फल उसे स्वयं ईश्वर प्रदान करेंगे। इसके बाद छाया वहां से अदृश्य हो गई। कुमार ने बेचैन होकर पिता को पुकारा, परंतु कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। अंततः वह सिर झुकाए कक्ष में लौट आया। कुमार ने जो प्रतिज्ञा की थी, वह उसे जल्दी से जल्दी पूरा कर लेना चाहता था, जिससे उसके पिता की आत्मा को शांति मिल सके। लेकिन ऐसे कार्य में जल्दबाजी उसकी असफलता का कारण भी बन सकती थी। इसलिए उसने योजनाबद्ध तरीके से इस कार्य को पूरा करने का निश्चय किया। कुमार अत्यंत सरल और सीधे स्वभाव का था। किसी की हत्या का षड्यंत्र रचना तो दूर, वह किसी को बुरा भला भी नहीं कह सकता था। इसके अतिरिक्त भट्ट के गुप्तचरों की भी उस पर कड़ी नजर थी। कुमार सतर्क था, इसलिए गुप्तचरों की निगरानी की बात जानता था। उसे सबसे पहले इस निगरानी से छुटकारा पाना था, तभी वह कोई योजना बना सकता था। अतः उसने एक चाल चली और पागलों की तरह व्यवहार करने लगा। उसने ऐसा अभिनय किया कि उसकी चाल ढाल, व्यवहार और हरकतों को देखकर सभी को उसके पागल होने का विश्वास हो गया। भट्ट को उससे कोई खतरा नहीं रहा। उसे चुनौती देने वाला पागल हो चुका है। इस विचार ने उसे राजकुमार की ओर से लापरवाह बना दिया। इसी के चलते उसने गुप्तचरों को भी निगरानी से हटा दिया। दरबार में एक वजीर था, जिसकी ओफिलिया नाम की एक पुत्री थी। राजकुमार उसे बहुत प्रेम करता था, परंतु ओफिलिया उससे दूर दूर रहती थी। सभी ने सोचा कि शायद प्यार में मिली असफलता ने ही राजकुमार के होशो हवास छीन लिए हैं। यह बात कुमार के लिए मददगार सिद्ध हो सकती थी। उसने इसका लाभ उठाने का निश्चय कर उसी समय ओफिलिया के नाम एक पत्र लिखा। पत्र की भाषा बहुत ही उलझी हुई और अटपटी सी थी। किसी के लिए भी उसे समझना बहुत मुश्किल था। फिर भी उसका सार केवल इतना था कि वह ओफिलिया से बहुत प्रेम करता था और उसी के कारण उसका यह हाल हुआ है। ओफिलिया ने यह पत्र पिता को और उसने भट्ट को दिखाया।
उसका रहा सहा संदेह भी जाता रहा। उसने राजकुमार को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया। अब वह कहीं भी बेरोक टोका जा सकता था। कुमार ने जैसा सोचा था उसमें वह पूरी तरह से सफल रहा। अब उसने योजना बनाकर भट्ट के विरुद्ध षड्यंत्र रचना आरंभ कर दिया। उन्हीं दिनों नगर में एक नाटक मंडली आई हुई थी। वह प्रतिदिन जिस नाटक का मंचन करती थी उसमें एक राजा की हत्या के षड्यंत्र के बारे में दिखाया जाता था। वह दृश्य इतना स्वाभाविक और वास्तविकता के पास प्रतीत होता था कि दर्शकों की आंखें भर आती, उनका मन दुखी हो जाता। यह नाटक बड़ा लोकप्रिय हुआ। राजकुमार कुमार ने भी एक बार वह नाटक देखा था। उसे देखकर उसे अपने पिता की मृत्यु का दृश्य याद आ गया। तभी उसे एक विचार सूझा। उसने सोचा, नाटक मंडली के साथ मिलकर राजा की मृत्यु के दृश्य में फेरबदल कर दिया जाए और उसे देखने के लिए भट्ट को आमंत्रित किया जाए। यदि अपने पाप को लेकर उसके मन में जरा भी पश्चाताप हुआ तो उसके हाव भाव ही उसके गुनाह को प्रकट कर देंगे। यह सोचकर उसने नाटक मंडली के सदस्यों को महल में आमंत्रित किया और उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखते हुए बोला, मैंने एक नाटक लिखा है। मेरी इच्छा है कि आपकी मंडली के अनुभवी कलाकार उसमें मंचन करें। इसके लिए आपको उचित पारिश्रमिक भी दिया जाएगा। राजकुमार, आपके लिखे नाटक में काम करके हम स्वयं को धन्य समझेंगे। लेकिन क्या हम नाटक की कथा संक्षेप में सुन सकते हैं? इससे हमें नाटक को समझने में आसानी रहेगी। नाटक मंडली के प्रमुख ने प्रसन्न होकर कहा। राजकुमार नाटक की कथा सुनाते हुए बोला, यह नाटक गुंजाक नामक राजा की कहानी है। गुंजाक वियना नगरी का राजा था। वह अपनी रानी बैप्तिस्ता को बहुत प्रेम करता था। रानी भी उसे दिलो जान से चाहती थी। राजा का लोशियन नामक एक चचेरा भाई था। एक दिन गुंजान शाही बाग में सो रहा था। उस समय लोशियन ने उसके कान में विषैले द्रव्य की कुछ बूंदें डाल दी। इसके फलस्वरूप राजा की जान चली गई। फिर लोशियन ने बैप्तिस्ता से विवाह कर लिया और उस नगरी का राजा बन बैठा। कुमार की यह कहानी भट्ट के पाप कर्म पर आधारित थी। बस बदले थे तो केवल पात्रों के नाम। नाटक मंडली को कहानी अच्छी लगी और उन्होंने उसमें काम करना स्वीकार कर लिया। निश्चित समय पर नाटक का मंचन हुआ। उसे देखने के लिए भट्ट और रानी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया। नाटक के आरंभ में रानी बैप्तिस्ता पति के सामने अपने प्यार की कस्में खा रही थी। यह दृश्य देखकर रानी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह पसीने से तरबतर हो गई। अगले दृश्य में राजा को एक बाग में विश्राम करते दिखाया गया। दूसरी ओर से लोशियन विषैले द्रव्य की शीशी लेकर बाग में दाखिल हुआ। उसने सोते हुए राजा के कान में विष की कुछ बूंदें डाल दी। अब चौंकने की बारी भट्ट की थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जिस पाप को वह छिपा हुआ रहस्य समझ रहा था, सामने मंच पर उसका खुले तौर पर मंचन हो रहा था। उसकी सांसें थमने लगी। दिल सीना फाड़कर बाहर आने के लिए बेताब हो उठा। वहां और अधिक देर तक बैठना उसके लिए असंभव हो गया। अतः तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर वह रानी सहित वहां से चला गया। इस नाटक के मंचन के पीछे कुमार का जो उद्देश्य था वह पूरा हो चुका था। वह एक कोने में बैठा सब देख रहा था। उसके पास ही उसका एक विश्वसनीय मित्र बैठा था। दोनों ने भट्ट और रानी के चेहरों के उड़ते हुए रंग को देखा था। बार बार घबराकर एक दूसरे को देखना और माथे से पसीना पोंछना भी उनसे छिपा नहीं था। जब वे दोनों नाटक छोड़कर जा रहे थे, तब कुमार ने मित्र से कहा, मित्र, भट्ट की बेचैनी उसके अंदर के चोर को उजागर कर रही है। इसमें कोई शक नहीं रहा कि उसने ही मेरे पिता की हत्या की है। मैं तुम्हारी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। यही तुम्हारे पिता का हत्यारा है। वह मित्र आवेश में भरकर बोला। शांत हो जाओ मित्र।
दीवारों के भी कान होते हैं। यह स्थान इस प्रकार की बातों को करने का नहीं है। हम इस विषय में बाद में बात करेंगे। कुमार ने तेजी से मित्र को चुप करवा दिया। नाटक समाप्त हुआ और सभी उसकी प्रशंसा करते हुए वहां से चले गए। उसी रात रानी ने एक आवश्यक काम का बहाना करके कुमार को अपने कमरे में बुलाया। कुमार को पता था कि नाटक देखने के बाद भट्ट और भी सतर्क हो जाएगा तथा अपनी चालें चलना शुरू कर देगा। इसीलिए जब उसकी मां ने उसे अपने कक्ष में बुलाया तो वह समझ गया कि निर्णायक समय पास आ पहुंचा है। उसे अपनी मां से घृणा होने लगी, क्योंकि वह भी हत्यारे का साथ दे रही थी। लेकिन उसे अपने पिता के शब्द याद थे, इसलिए उसने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी मां का कोई अहित नहीं करेगा। किसी प्रकार स्वयं को नियंत्रित करके कुमार रानी के कक्ष में प्रविष्ट हुआ। उस समय रानी खिड़की के पास खड़ी बाहर की ओर देख रही थी। कदमों की आहट पाकर वह मुड़ी और उसे संबोधित करते हुए बोली, आओ कुमार, बैठो। आपको जो कहना हो ऐसे ही कह दे। कुमार ने रूखे स्वर में कहा। तो सुनो कुमार, तुम जो कुछ कर रहे हो वह ठीक नहीं है। अपने पिता के विरुद्ध ऐसा कार्य करते तुम्हें लज्जा नहीं आती? क्यों कर रहे हो ऐसा? इस बार रानी का स्वर थोड़ा कठोर हो गया था। कुमार समझ गया कि रानी का संकेत भट्ट की ओर है। उसका मुंह कड़वाहट से भर उठा और वह तीखे स्वर में बोला, आप किस पिता की बात कर रही हैं? वह जो वास्तव में मेरे पिता थे या फिर उसकी जो मेरा पिता बनने की कोशिश कर रहा है? रानी उसके पास आकर बोली, मैं महाराज भट्ट की बात कर रही हूँ। अब वे ही तुम्हारे पिता हैं। भट्ट के लिए पिता शब्द सुनकर राजकुमार का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। वह मुंह से आग उगलते हुए बोला, भट्ट मेरा पिता कभी नहीं हो सकता। वह मेरे स्वर्गीय पिता का हत्यारा है। उस आस्तीन के सांप को पिता कहने से पहले मेरी जिह्वा जल जाएगी। मेरी तलवार उसका रक्त पीने के लिए तरस रही है। जब तक उस पापी को मैं मौत के घाट नहीं उतारूंगा, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। राजकुमार का ऐसा रौद्र रूप देखकर रानी भय से थरथर कांपने लगी। उसे लगा मानो स्वयं महाराज उसके सामने आकर खड़े हो गए हों। वह कुछ कदम पीछे हटी और तेजी से कक्ष से बाहर जाने के लिए मुड़ी, लेकिन राजकुमार ने आगे बढ़कर उसका मार्ग रोक लिया और कठोर स्वर में बोला, रानी माँ, जाने से पहले आपको मेरे एक प्रश्न का उत्तर देना होगा, अन्यथा मैं आपको यहाँ से बाहर नहीं जाने दूंगा। मैं तेरी माँ हूँ। मुझसे ऐसे बात करते हुए तुझे शर्म नहीं आती? मैं यहाँ से जा रही हूँ, देखती हूँ तू क्या करता है। यह कहकर जैसे ही रानी ने आगे कदम बढ़ाया, वैसे ही राजकुमार ने उसका हाथ पकड़ लिया। रानी ने हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रही। राजकुमार का गुस्से से भरा चेहरा देखकर वह पहले ही भयभीत थी। हाथ पकड़ने की घटना से उसका रहा साहस भी जवाब दे गया। वह सहायता के लिए चिल्लाने लगी। तभी बरामदे में लगे पर्दे के पीछे से भी बचाओ बचाओ की आवाजें आने लगी। यह आवाज किसी पुरुष की थी। भट्ट पर्दे के पीछे खड़ा होकर उनकी सारी बातें सुन रहा था, लेकिन रानी को खतरे में पड़ा देखकर वह सहायता के लिए सैनिकों को पुकार रहा है। यह सोचकर कुमार ने तलवार निकाल ली और रानी को छोड़कर पर्दे के पास पहुंच गया। फिर उसने बिना पर्दा हटाए तलवार से उस पर वार कर दिया। कक्ष में एक चीख गूंजी और फिर धड़ाम से किसी के गिरने की आवाज के साथ सब कुछ शांत हो गया। पर्दे के पीछे छिपा आदमी मारा जा चुका है। यह सोचकर राजकुमार निश्चिंत हो गया था। वह उस व्यक्ति को देखना चाहता था। उसने आगे बढ़कर पर्दा एक ओर सरका दिया। जमीन पर ओफिलिया के पिता की लाश पड़ी थी। वह भट्ट का विश्वासपात्र था और उसी के कहने पर वहां छिपकर उनकी बातें सुन रहा था। राजकुमार के मुंह से अफसोस भरी आ निकली,
अनजाने में मैंने इनकी हत्या कर दी। इसके लिए ओफिलिया मुझे कभी माफ नहीं करेगी। इसके बाद कुमार रानी की ओर मुड़ा। उसके हाथ में खून सनी तलवार देखकर रानी की सांसें उखड़ने लगी। हालत ऐसी हो गई मानो उसके प्राण निकलने वाले हों। कुमार ने तलवार नीचे कर ली और रानी के कंधों पर हाथ रखकर स्नेह भरे स्वर में बोला, माँ, तुम्हें मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। मैंने तुम्हारे अंश से जन्म लिया है। आज भी मैं तुम्हारा उतना ही सम्मान करता हूँ जितना पहले करता था। परंतु माँ, यह सच है कि भट्ट ने महाराज की हत्या की है। उसके हाथ महाराज के खून से रंगे हुए हैं। उसने सिंहासन पर अधिकार करने के लिए ही आपसे विवाह किया है। उस जैसे पापी और नीच का साथ देकर आप अपने वंश को कलंकित कर रही हैं। राजकुमार की बातें सुनकर रानी की नजरें शर्म से झुक गई। उसके पास कहने को कुछ भी नहीं बचा था। कुमार ने माता का चेहरा ऊपर उठाया और दीवार पर टंगी महाराज की तस्वीर की ओर संकेत करते हुए बोला, देखो माँ, पिताजी हमारी ओर कितनी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। वे अपने हत्यारे से प्रतिशोध चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम एक साथ भट्ट को उसके किए की सजा दें। इस काम में आप मेरी सहायता करेंगी? कुमार के मुंह से यह स्नेहपूर्ण शब्द सुनकर रानी की आंखों में आंसू भर आए। उसके मन में ममता का सागर हिलोरे लेने लगा। उसने पुत्र को गले से लगा लिया। कुमार उसे सांत्वना देते हुए बोला, तुम चिंता मत करो माँ, मैं भट्ट को उसके किए की सजा अवश्य दूंगा। मुझे सिर्फ आपके आशीर्वाद की जरूरत है, जिससे मैं। तभी कमरे में एक स्वर गूंज उठा, जिसने राजकुमार की बात को पूरा कर दिया, अपने पिता की हत्या का बदला ले सकूं। राजकुमार ने चौंक कर स्वर की दिशा की ओर देखा। वहां उसके पिता की आत्मा खड़ी हुई थी। वह खुशी से चीख पड़ा, पिताजी, आप आ गए, पिताजी। महाराज की आत्मा शांत स्वर में बोली, पुत्र, मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारे कर्तव्य की याद दिलाने आया हूँ। तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा याद है न कुमार? तुम्हें भट्ट से मेरी हत्या का बदला लेना है। पिताजी, मैं यह बात कभी नहीं भूल सकता। अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए मैं अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटूंगा। उसे अपने पाप का फल अवश्य भुगतना होगा। राजकुमार उत्तेजित होकर बोला, पुत्र, याद रखना, जब तक भट्ट जीवित है तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं इसी तरह यहाँ वहाँ भटकता रहूंगा। उससे प्रतिशोध ही मेरी मुक्ति का एकमात्र उपाय है। यह कहकर राजा की आत्मा अदृश्य हो गई। रानी आश्चर्यचकित होकर कभी राजकुमार को देख रही थी तो कभी उस स्थान की ओर जिस ओर राजकुमार मुंह करके बोल रहा था। न तो उसे वहां कोई दिखाई दिया, न ही उसने किसी की आवाज सुनी, परंतु उसे अपने चारों ओर सर्द सी एक लहर अवश्य महसूस हो रही थी। उसी के कारण वह थर थर कांप रही थी। कुमार जानता था कि रानी महाराज की आत्मा की उपस्थिति से पूरी तरह अनजान है, इसलिए उसने भी इस विषय में उसे कुछ नहीं बताया। वह केवल इतना ही बोला, माँ, आप भट्ट से सावधान रहना। जो पापी एक हत्या कर सकता है, उसे दूसरी हत्या करने से कोई डर नहीं लगेगा। अगर उसे पता चल गया कि आप मेरा साथ दे रही है, तो वह आपको भी जीवित नहीं छोड़ेगा। इसलिए जो कुछ भी करना, सोच समझकर करना। यह कहकर वह कक्ष से बाहर चला गया। उधर भट्ट को गुप्तचरों द्वारा माता पुत्र के इस मिलन की खबर मिल गई थी। उसने निश्चय कर लिया कि वह कल ही राजकुमार को विदेश भेज देगा। दूसरे दिन प्रातः काल उसने कुमार को बुलाया और कठोर स्वर में बोला, कुमार, कल रात तुमने सबसे वरिष्ठ और वफादार वजीर की हत्या करके हमारे लिए संकट पैदा कर दिया है। इस घटना से प्रजाजन में क्रोध और असंतोष की लहर उठ रही है। इसलिए उचित यही है कि तुम कुछ दिनों के लिए यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। मैंने इसका सारा इंतजाम भी कर दिया है।
जब यहाँ सब कुछ शांत हो जाएगा तब तुम वापस लौट आना। इसके बाद उसने 2 विश्वसनीय अधिकारियों के साथ राजकुमार को जबरदस्ती जहाज पर चढ़ाकर विदेश भेज दिया। अफसरों को विशेष हिदायत दी गई थी कि मार्ग में अवसर देखकर उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। राजकुमार उसके इरादों को भली भांति समझ रहा था, लेकिन वह विवश था। परंतु जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। मार्ग में समुद्री डाकुओं ने जहाज पर आक्रमण कर दिया। दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें दोनों अधिकारी मारे गए। परंतु डाकुओं का सरदार कुमार को पहले से पहचानता था, अतः उसने उसे ससम्मान वापस डेनमार्क भेज दिया। डेनमार्क पहुंचते ही राजकुमार को एक बुरी खबर मिली। पिता की मृत्यु से ओफिलिया को गहरा सदमा पहुंचा था। इस सदमे को सहन न कर सकने के कारण उसने आत्महत्या कर ली। उस समय उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा था। इस खबर ने कुमार को बुरी तरह से हिलाकर रख दिया। वह विक्षिप्त की तरह तेजी से उस ओर भागा जहां ओफिलिया का शव रखा हुआ था। उसका भाई उसे दफनाने की तैयारी कर रहा था। उस समय भट्ट, रानी तथा अन्य दरबारीगण उसकी अंतिम क्रिया में उपस्थित थे। कुमार तेजी से भीड़ को चीरता हुआ आया और ओफिलिया के शव से लिपटकर जोर जोर से रोने लगा। उसका भाई एक पल के भौचक्का रह गया। फिर उसे याद आया कि इसी ने उसके पिता की हत्या की थी और इसी के कारण आज उसकी बहन उसे छोड़कर चली गई। उसने कुमार को पकड़ लिया और लात घूंसों से उसकी पिटाई करने लगा। कुमार को पिटते देख भट्ट मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। वह चाहता था कि आज उसके रास्ते से कुमार नाम का कांटा हमेशा के लिए निकल जाए। परंतु तभी कुछ दरबारियों ने आगे बढ़कर दोनों को अलग अलग कर दिया। ओफिलिया का भाई भट्ट को संबोधित करते हुए बोला, महाराज, इसी ने मेरे पिता की हत्या की है। इसी के कारण मेरी बहन ने आत्महत्या की है। इसने मेरा घर उजाड़ दिया है। मैं इसे अपने हाथों से दंड देना चाहता हूँ। तुम्हारे आरोप 100% सही हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि इसे तुम इस प्रकार दंडित करो। मैं तुम दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध निश्चित करता हूँ। इसमें जो विजयी होगा उसे ही जीवित रहने का अधिकार होगा। भट्ट ने मन ही मन मुस्कुराते हुए अपना निर्णय दिया। इस निर्णय के पीछे भट्ट का कुटिल दिमाग चल रहा था। वह जानता था कि ओफिलिया के भाई की तुलना में राजकुमार अभी बच्चा है। वह उसका सामना नहीं कर पाएगा। द्वंद्व युद्ध में नकली तलवारों का प्रयोग किया जाता था, लेकिन उसने ओफिलिया के भाई को असली तलवार थमा दी। उस तलवार में तेज जहर लगा हुआ था। यदि युद्ध में राजकुमार बच भी गया तो उसे मारने के लिए भट्ट ने एक और षड्यंत्र रचा था। उसने अपने पास एक शाही प्याला रखा जिसमें शरबत के साथ साथ विषैले द्रव्य की कुछ बूंदें भी थी। युद्ध आरंभ होने से पूर्व उसने घोषणा की कि युद्ध में विजय होने वाले को वह सम्मान के रूप में शरबत का शाही प्याला पेश करेगा। उसके इस षड्यंत्र से रानी भी अनजान थी। निर्धारित समय पर युद्ध आरंभ हुआ। उसे देखने के लिए सारा नगर रंगभूमि में उमड़ आया था। तभी एक दासी ने रानी के कानों में आकर चुपके से भट्ट के षड्यंत्र और शरबत में जहर होने की बात बताई। रानी का चेहरा पीला पड़ गया। इधर पहले तो कुमार ओफिलिया के भाई पर हावी रहा, लेकिन धीरे धीरे उसने कुमार पर प्रहार करने आरंभ कर दिए और फिर उसने उस पर एक प्राणघातक वार किया। कुमार ने खुद को बचाने का भरसक प्रयत्न किया, परंतु फिर भी तलवार ने उसके शरीर पर घाव बना डाला। जैसे ही विष कुमार के शरीर में गया, उसे भयंकर जलन होने लगी। वह समझ गया कि भट्ट ने उसके साथ छल किया है। जहर तेजी से उसके शरीर में फैल रहा था। उसे अपनी मौत दिखाई देने लगी, परंतु मरने से पहले वह अपनी प्रतिज्ञा पूरी करना चाहता था। अतः उसने ओफिलिया के भाई से तलवार छीनकर उसी के सीने में घोंप दी।
फिर खून सनी तलवार लेकर उसने भट्ट की ओर देखा। उसका यह रूप देखकर रानी भयभीत हो गई। उसने घबराकर शाही प्याला उठाया और सारा शरबत पी लिया। जहर ने अपना असर दिखाया और रानी तड़पते हुए वहीं ढेर हो गई। माँ को तड़प तड़प कर प्राण त्यागते देख कुमार को पिता की मृत्यु याद आ गई। इस पापी ने उसे इसी प्रकार तड़पा तड़पा कर मारा था। वह तेजी से भट्ट की ओर लपका। जहर के असर के कारण उसके पैर बुरी तरह लड़खड़ा रहे थे, लेकिन गिरने से पहले वह किसी भी तरह भट्ट तक पहुंच जाना चाहता था। उसने सारी शक्ति एकत्रित की और सिंहासन के सामने जा पहुंचा। भट्ट ने भागने की कोशिश की, परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुमार ने उसके सीने में तलवार घोंप दी। भट्ट भयंकर चीत्कार करते हुए जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही देर में उसने प्राण त्याग दिए। कुमार के चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता के भाव उतर आए। आखिरकार उसने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध ले लिया था। अब वह शांतिपूर्वक मर सकता था। उसे विश्वास था कि भट्ट की मृत्यु के साथ ही उसके पिता की आत्मा मुक्त हो गई होगी। फिर उसने भी अपने प्राण त्याग दिए।